हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग विभिन्न जैसे कि जल, नदी के द्वारा जल, नदी के जल, समुद्र, अंडरग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, हवा आदि के द्वारा बने गए स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। अपक्षय और अपर्दन से धरातल पर एक विविधताकारी संरचना का निर्माण होता है। ठीक है। और जैसे अपक्षय होता है, अपक्षयन क्या होता है? तो यह एक ऐसा बल है या ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा कटना, टूटना, फूटना इत्यादि की प्रक्रिया होती है, जो अपक्षयन कहलाता है। अपर्दन क्या है? अपक्षयन की प्रक्रिया के द्वारा जो कटे, फूटे, टूटे आदि जो भाग होते हैं उसका स्थानांतरण होता है दूसरी जगह, वह कहलाता है अपर्दन। और निक्षेप क्या कहलाता है? तो टूटे हुए भाग का कहीं पर एक जगह जमाव होना निक्षेप कहलाता है। तो हम लोग अब जो अध्ययन करेंगे तो तोड़ने वाले कारक जैसे कि पानी है, तो पानी को हम तीन भागों में बांट देते हैं: नदी का जल, समुद्र का जल, अंडरग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल, ग्लेशियर, हवा, ये सब तोड़ने वाले कारक है जो क्या करते हैं, स्थलाकृतियों को तोड़कर एक नए संरचना का निर्माण करते हैं। इसके कारक कौन बनते हैं? अपक्षयन, अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा एक नई स्थलाकृति का निर्माण होता है। ठीक है। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे नदी के द्वारा बने गए अपर्दित एवं निक्षेपित आकृति। ठीक है। जैसा कि टॉपिक में है नदी के द्वारा निर्मित आकृति। सबसे पहले उसके अपर्दन से बनी आकृति। नदी के अपर्दन से बनी आकृति सबसे पहला है भी आकार की घाटी। भी आकार की घाटी, अब देख ही रहे हैं आकार क्या है, भी। कहीं प्रश्न है कि भी आकार की घाटी, तो ये इस संरचना का निर्माण आपको पर्वतीय इलाकों में होती है। जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों से होकर बहती है तो घाटी का निर्माण करती है, और जब घाटी की आकृति भी आकार की हो जाती है तो उस घाटी का नाम पड़ता है भी आकार की घाटी। इस समय जो होती है यहाँ नदी की बहाव होता है, बहुत तेज होता है। ठीक है। उससे पहले नदी को एक नदी का संरचना हम बनाने का प्रयास किए हैं। नदी जहाँ से निकलती है वो उसका कहलाता है उद्गम से केंद्र। ठीक है, उद्गम स्थल। और जब यह अपने आप को समुद्र में या किसी अपने बड़े नदी में समाहित कर लेती है, विलीन कर लेती है, तो वह क्षेत्र कहलाता है मुहाना। हर नदी का सपना होता है समुद्र में मिलना, चाहे किसी भी माध्यम से हो, या अपने माध्यम से खुद हो जाए या किसी नदी के माध्यम से समुद्र में मिले। ठीक है। नदी की भी तीन अवस्था होती है। नदी की भी तीन अवस्था होती है। एक होता है शैशवावस्था यानी कि बचपन का अवस्था, एक होता है युवावस्था यानी कि जवानी का अवस्था, एक होता है प्रौढ़ावस्था यानी कि बुढ़ापा का। तो सबसे पहले हम लोग इस जो नदी का उम्र हम लोग निर्धारित किए हैं, तीन भागों में बांटे हैं। ये अगर मनुष्य के ऊपर ले लिए तो मनुष्य का जो बचपना होता है, बचपन होता है, वो क्या होता है, उसके पास समझ नहीं होता है, किसी वस्तु को तोड़ने फोड़ने का काम करता है। हाँ, कुछ जमा भी करता है लेकिन तोड़ने फोड़ने का काम उसका ज़्यादा होता है। फिर जब हम लोग युवावस्था में आते हैं तो क्या करते हैं, कुछ तोड़ते फोड़ते भी है और कुछ जमा भी करते हैं। ठीक है। और जब हम वृद्धावस्था में आते हैं तो हर चीज़ छोड़ने का ही काम करते हैं। तोड़ने फोड़ने का तो बात ही छोड़ दीजिए, जमा करना नहीं तो उसको भी छोड़ देना। यानी कि जब मनुष्य परमात्मा के पास जाने के लिए अपने आप को तैयार करने लगते हैं तो क्या करते हो, वो अपने सारी जिम्मेदारियों को अपने फैमिली वालों के ऊपर छोड़ने का काम करते हैं। तो उसी प्रकार यह नदी भी है। तो भी आकार की घाटी के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब आते हैं आई आकार की घाटी, जिसको गॉर्ज भी कहा जाता है और केनान भी कहा जाता है। जब पर्वत की संरचना ऐसी होती है, एकदम तीक्ष्ण होती है और नदी का जल उसमें गिरता है, तो ये आकृति आपको आई आकार की घाटी बन जाती है। ठीक है। एकदम लगता है कि आई आकार की घाटी बना है। भी आकार की घाटी से यह पतला होता है। तो किस घाटी का निर्माण हो गया?
आई आकार की घाटी जिसको गॉर्ज भी कहते हैं और केनाइन भी कहा जाता है। अब आते हैं अगला क्या है, जल प्रपात, वाटरफॉल, जो बहुत ही फेमस है। जलप्रपात जो शब्द है वो बहुत ही फेमस है, लोग यहाँ पर स्नान करना बहुत ही पसंद करते हैं। तो वाटरफॉल की संरचना आप देख लीजिए। ये जो बना है, ये बूंदा बूंदा जो हम दे रहे हैं आपको, ये इसको आप जल मान लीजिए। नदी का बहाव ऐसे है। जब नदी चट्टानी भागों से गुजरती है और कहीं जब उसको मुलायम पठार या मिट्टी मिलता है तो उसको यह क्या करती है, बहाती बहाती करते हुए गड्ढा सा बना देती है और एक ऐसा बाद में एक ऐसी संरचना बन जाती है जो पानी एक निश्चित ऊंचाई से उस पॉन्ड में यानी कि वो भाग में गिरती है। देख रहे तालाब के संरचना का बन गया, तो ये वाटरफॉल कहलाता है। ठीक है, तो संरचना के बारे में आप लोग देख चुके हैं, संरचना कैसी होती है वाटरफॉल की। अब आते हैं छिपका। छिपका की संरचना के बारे में हम लोग जानेंगे। सीढ़ी हो गया, जैसे पर छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का उपयोग किया जाता है। पानी का बहाव देख लीजिए, चट्टान तो ऐसे ही होता है एकदम, लेकिन वो मिट्टी, मुलायम मिट्टी को काटते 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 जहाँ पर उसको कड़ी मिट्टी मिलती है जो माने पर्वतीय, तो उसको वह काट नहीं पाती है, तो एक प्रकार की संरचना बन जाती है। देख रहे हैं सीढ़ी के टाइप का, जो पानी छल 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 करते हुए आगे की ओर बढ़ती है, इसको कहते हैं छिपका। जल गर्तिका देख लीजिए, मान लीजिए नदी का बहाव है और यहाँ पर नदी का बहाव, पानी का बहाव, तो नदी जब देख रहे होइएगा पानी आराम से बहती रहती है, लेकिन एक जगह एक ऐसा होता है जहाँ की मिट्टी बहुत ही मुलायम होती है, वहाँ से वो कट के हट जाती है, बह जाती है, वहाँ पर एक अंश जगहों से वहाँ पर एक गड्ढा की आकृति बन जाती है, जहाँ आपको अंधेरा टाइप का दिखेगा, पानी काला टाइप का दिखेगा और जल का वहाँ पर घुमाव होने लगता है, जिसको हम लोग भौरी कहते हैं। ठीक है, देहाती भाषा में उस प्रकार का होने लगता है। देख रहे हैं ये वाला इलाका, इसी को कहते हैं जल गर्तिका, इसको कहते हैं जल गर्तिका। ठीक है, छिपका ये हो गया। हमको जहां तक पता है आप लोग को बात समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। नदी विसर्प, विसर्प मतलब यह सर्प, नदी बहती है तो सीधे बहती नहीं है, वह सर्प के आकार की तरह बहती है, तो ये जो आकृति है इसी को कहते हैं नदी विसर्प। नदी क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। ठीक, अब गोखुर झील मान लेते हैं। जब नदी की अवस्था पुरानी हो जाती है तो वह बड़े मार्ग को तय करने में अपने को असमर्थ महसूस करती है, तो पुराने वाले जो एरिया होते हैं उसको छोड़ने का काम करती है और नए एरिया, नए रास्ता का निर्माण करती है जो उससे छोटा हो। तो ये हो गया पुराना मार्ग, ये हो गया नया मार्ग। देख रहे हैं, तो नदी का, सॉरी ये जो बनाना भूल गए हैं, यहाँ पानी का बहाव होना चाहिए। ये समुद्र हो गया, ये भी है। ठीक है, विसर्प हम हटा देते हैं क्योंकि अभी आप समझ चुके हैं, आपके पास होगा ही, मेरे पास जगह का अभाव है। तो ये जो पुराना जो मार्ग है इसमें भी पानी का जमाव रहता ही है, तो इसको कहते हैं
गोखुर झील। क्या कहते हैं? गोखुर झील, जिसको आप लोग मन भी कहते हैं, चौड़ भी कहते हैं। यह जगह के हिसाब से हो गया मन, चौड़ और गोखुर झील। ये गाय के जो खील होता है उसकी आकृति का बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं नदी रोधिका। ये जो देख रहे हैं नदी का मार्ग में परिवर्तन यहाँ हो गया, इसको कहते हैं नदी रोधिका। इसको नदी के पानी को क्या कर रहा है? रास्ता चेंज करने में मदद कर रहा है। ठीक है, संप्रास का मैदान, अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है। संप्रास का मैदान, नदी जब अपने अंतिम अवस्था में अपने आधार तल को काटकर एक नए मैदान का निर्माण करती है या नए संरचना का निर्माण करती है तो उसको कहते हैं संप्रास का मैदान, जो ऊपर भूतल के ऊपरी भाग को काटकर बहा के ले जाती है। ठीक है, तो संप्रास का मैदान। तो जहाँ तक मुझे पता है आप लोगों को अपर्दन से बनी आकृति समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आते हैं निक्षेप से बनी आकृति। ठीक है, सबसे पहले है जलोढ़ पंख। नदी जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु के बारे में सुन लीजिए। नदी जब पर्वतीय भागों से गुजरती है, छलछल करती हुई, कलकल करती हुई, तो अपने साथ पर्वतों के छोटे छोटे टुकड़ों, बालू आदि को बहाती हुई अपनी तेज धाराओं के साथ ले जाती है। जब वो कहीं ऊंचाई से नीचे गिरती है तो वो अपने साथ लाई गई बालू, मिट्टी, पत्थर या छोटे टुकड़े हो या बड़े टुकड़े हो, ला को वहीं पर जमा कर देती है। जमा करके एक जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु की आकृति बना देती है और नदी उसी में विलुप्त हो जाती है। जिसको हम लोग अगर पढ़ेंगे नदी के बाद तो उसको भंबर का मैदान भी कहते हैं या भांबर का मैदान। नदी उसी में विलुप्त हो जाती है क्योंकि बालू में पानी दिखता नहीं है, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर नदी ही नहीं है, पानी ही नहीं है, लेकिन वहाँ पानी बहती रहती है जो बाद में मैदानी भागों में आके निकलती है। तो जलोढ़ पंख जमाव ऐसे करती है। ठीक है, तो जलोढ़ पंख की आकृति जाती है। अगर इसको उल्टा देखिएगा तो देख लीजिए ये शंकु हो गया। जलोढ़ इसलिए क्योंकि नदी का पहला निक्षेपण है। और यह पंख टाइप का दिख रहा है और इसको उल्टा देखिएगा तो शंकु हो गया, यानी कि नदी के निक्षेप से बनी पहली आकृति हो गई जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु। इसको लिख लीजिएंगे, नदी के निक्षेप से बनी पहली आकृति, या कह सकते हैं नदी का पहला निक्षेप जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु। अब आते हैं प्राकृतिक तटबंध। तटबंध का मतलब आपको समझ हो गया, बांध। तो हम लोगों ने नदी के जल को या बहाव को बाढ़ के समय में बांधने के लिए क्या करते हैं? दोनों बगल बांध का निर्माण करते हैं। ये किस समय की बात है? जब वर्षा का समय होता है, नदी की वर्षा ज़्यादा मात्रा में आती है या ग्लेशियर का ज़रा सा गलना हो जाता है। लेकिन नदी अपना एक प्राकृतिक तटबंध बना के रखती है जिसके अंदर में वो बहती है। आप लोग देखा होगा नदी जो मार्ग बनाती है, हम लोगों ने बांध यहाँ पर बनाएंगे। हम लोग का जो बांध होगा यहाँ होगा, देख रहे हैं, हम लोग का बांध यहाँ होगा। बांध दोनों बगल बनता है, एक ओर बनने से कोई फायदा तो होता नहीं है। तो नदी जो इसमें पानी बहती रहती है, तो ये जो है ये प्राकृतिक तटबंध का दोनों किनारा पर जो होता है वो प्राकृतिक तटबंध के रूप में काम करती है। तो नदी का प्राकृतिक तटबंध होता है जो खुद वो बना के उसी के अंदर में बहने का काम करती है। यही नदी का पानी जब चारों ओर फैल जाता है, इसको मिटा दे, यही नदी का पानी जब चारों ओर फैल जाता है तो बाढ़ का मैदान का निर्माण हो जाता है, जो आगे चल करके आपको जलोढ़ का मैदान बनता है। जो जलोढ़ के मैदान को दो भागों में बांट देंगे हम लोगों, खादर और बांगर। बांगर जलोढ़ का मैदान और खादर जलोढ़ का मैदान। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डेल्टा।
चलिए नदी की अंतिम अवस्था हम लोग बना लेते हैं फिर से। यहाँ क्यों बना, यहाँ ही बना देते हैं। मान लीजिए नदी की अंतिम अवस्था है, तो नदी अंतिम अवस्था में इसके पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो जल को किसी एक धारा से होकर समुद्र में अपने आप को विलीन कर सके, इसलिए वो छोटे छोटे धाराओं में होकर समुद्र में मिलती है और जो निक्षेपण लाई रहती है उस निक्षेपण को उसी समुद्र के किनारे पर जमा करने का काम करती है, जो एक प्रकार का संरचना बन जाता है। ये जो है ए हो जाता है डेल्टा, जो आपको नदी अपने द्वारा लाई गई महीन से प्रकार की मिट्टियों को वहाँ पर जाके जमा कर देती है, जिसे डेल्टा का निर्माण होता है। काफ़ी उपजाऊ होती है। अब इसका सबसे बड़ा डेल्टा तो आपको बताई है, जो हमारे भारत में सुंदरबन का डेल्टा। अब आते हैं एस्चुरी, इसको मिटा देते हैं। एस्चुरी के बारे में, मान लीजिए कि नदी सिर्फ पठारी भागों से गुजर रही है, तो उसको मिट्टी का अंश मिलेगा ही नहीं। नदी का पानी साफ होगा, उसमें मिट्टी होगा नहीं, होगा भी तो क्या, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होंगे। तो टुकड़े जो होंगे, तो मान लीजिए वो पठारी भाग से गुजरेंगे तो क्या होंगे, वो गिरेंगे तो जरूर, लेकिन जमा होंगे ऐसे, नदी के अब दूर किनारे से जमा होंगे, ऐसे जमा होंगे। ये समुद्र मान लीजिए, देख रहे हैं डेल्टा जहां आपको किनारे पे ही हुआ है, नदी के मुहाने पे ही, वही एस्चुरी है। नदी के मुहाने से दूर अपने साथ लाई गई छोटे छोटे टुकड़ों को, बालू के कणों को दूर जमा करके एक आकृति बना देती है, उसको कहते हैं एस्चुरी। एस्चुरी का निर्माण पठारी भाग से बनने वाले नदियों में होता है और डेल्टा का निर्माण मैदानी भाग से होने वाले नदियों में होता है। तो अभी हम लोगों ने नदी द्वारा निर्मित आकृति के बारे में पढ़ा है। अगला जब मेरा क्लास होगा तो उसमें हम लोग समुद्र के द्वारा बनाई गई आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसका अपर्दन और निक्षेपण से बनी कुछ महत्वपूर्ण आकृतियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे।